हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सी टेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आज हम करेंगे 2013 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। और सबसे पहले उसमें करेंगे हम साइंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो साइंस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो साइंस के क्वेश्चन आपको पता है 61 से स्टार्ट होते हैं। तो अभी तो मैथ की है। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रसोई के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के कुछ चरण हैं जो सही क्रम में नहीं है, नीचे दिए गए हैं। कचरे पहला दिया हुआ, कचरे के गड्ढे में डालिए। दूसरा है गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। तीसरा है गड्ढे को घास ता टाट के बोरे में पोला रखकर ढकिए। चार दिया हुआ, आप गड्ढे में केंचुए डालिए। इन चरणों का सही क्रम हमें बताना है। यानी जो रसोई का कचरा है उससे जो खाद बनाई जाती है, उस कचरे से वो कैसे बनाई जाती है, उसका सही क्रम हमें बताना है। तो आपको पता है कि पहले तो हम गड्ढा ही खोदेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, कचरा डालेंगे और उस कचरे में क्या डालेंगे, हम केंचुए डालेंगे जो उस कचरे को खाद में परिवर्तित करेंगे। आपको पता है केंचुआ एक अच्छा जीव है जो खाद में, जो कचरा होता है उसको खाद में परिवर्तित करता है, यानी भूमि के लिए अच्छा है। तो फिर केंचुए डालेंगे, फिर उसको ऊपर से ढकेंगे। ये वाला क्रम आना चाहिए। तो पहले गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक दीजिए। तो सबसे पहले ये क्रम करेंगे आप। तो पहले आएगा बी, सबसे पहले बी। तो बी सब में दिया हुआ है तो इससे तो नहीं पता चल रहा। फिर क्या करेंगे, हम कचरे को डालेंगे। फिर आना चाहिए ए हमारा। तो ए दिया हुआ है हमें दो ऑप्शन में, एक फर्स्ट में दिया हुआ है, एक थर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फिर क्या करते हैं, फिर केंचुए डालेंगे। हम क्या डालेंगे, फिर केंचुए डालेंगे। तो डी है केंचुए वाला। तो डी देखिए 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। पहले बी दिया हुआ है, फिर ए दिया हुआ है, फिर डी दिया हुआ है और लास्ट में सी दिया हुआ है कि उसको ऊपर से किससे, घास और टाट के बोरे से पोला रख ढकना है। तो कौन सा क्रम आएगा, बी ए डी सी, यानी 3rd नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है, प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं, यानी दो जीव एक साथ रहते हैं, एक काम करता है, दूसरा दूसरा काम करता है, यानी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। इस प्रकार का जो जीवन है उसको क्या कहते हैं, सह जीवन कहते हैं, यानी साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे पे निर्भर भी है। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल आपको पता है, लाइकेन जिसमें सहवाल और कवक दोनों होते हैं और दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, यानी एक भोजन बनाता है और एक उस भोजन के लिए जो जरूरत होता है वो प्रदान करता है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। तो इस प्रकार का जीवन क्या कहलाएगा, सह जीवन कहलाता है। और लाइकेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो 62 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्योंकि इसका बताना है कि ऐसा क्यों होता है। यानी जो आहार नाल, जो जिसको नली बोलते हैं, ये हमारी जो कंठ में होती है, इसमें भोजन पचता नहीं है, सिर्फ एक माध्यम काम करती है, यानी मुख से अमाशय तक जुड़ी होती है। यानी मुख में जो भोजन पाचित हो जाता है थोड़ा सा, उसको कहाँ पहुंचाती है, अमाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। तो इसमें कोई पाचन नहीं होता। इसका क्या कार्य है, यहाँ से भोजन को यहाँ तक पहुंचाना। और ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो ये नली है इसमें सिकुड़न भी होती है और फैलाव भी होता है, इस वजह से भोजन इसमें से गति कर पाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है आपको, पहला दिया है, ग्रास नली ग्रसिका की भित्ति की पेशियां संकोचन करती है। दूसरा, भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रभावित होता है। तीसरा है, गुरुत्वीय बल लगता है। चार है, हष्टपुष्ट जीव भोजन को नीचे जाने के लिए बल प्रदान करती है। तो कौन सा आएगा, 1st नंबर ऑप्शन राइट होगा कि ये क्या करती है, संकुचन होता है इसमें, इसी वजह से भोजन इसमें से गति कर पाता है। 63 का 1st नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंढक तथा केंचुए दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। यानी मेंढक और जो केंचुए है वो कहाँ से श्वसन करते हैं, इस क्वेश्चन से पता चला कि त्वचा से करते हैं। यानी हर प्रकार का जीव अलग अलग प्रकार से श्वसन करते हैं। जैसे हम श्वसन मुख से करते हो, नाक से, यानी नाक से उससे करते हैं,
नोज से करते हैं, ठीक है, मुख से करते हैं और नोज से करते हैं। जैसे मछली के गिल होते हैं, उनसे करती है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो उनसे लेती है। तो हर प्रकार के जो जीव है उसकी अलग अलग श्वसन हो गए। जो मेंढक और केंचुए वो किससे श्वसन कर रहे हैं? त्वचा से कर रहे हैं। तो उस वजह से उनकी जो त्वचा है वो कैसी होगी? आर्द्र होगी और श्लेष्मीय होगी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यांक प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने एक पाठ्यांक को नीचे दी गई सारणी में लिख दिया। यानी कोई बच्चा है, उसने देखा कि जब वो पिकनिक पे जा रहा था तो बस हर 10 मिनट में कितनी वो डिस्टेंस तय करी है, कितने किलोमीटर उसने तय किए, वो सब नोट कर लिया और ऐसे एक सारणी बनाती। 8 बजे बस कहाँ कितने किलोमीटर पे थी? 7875 यानी 78,752 किलोमीटर पर थी। और 9 बजे वो कहाँ पहुंच गई? 78,806 पे पहुंच गई। तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली इसमें? टोटल उसने डिस्टेंस तय कर ली 54 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ली। यानी इसमें से ये वाला माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 54 किलोमीटर आएगा। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। और टाइम कितना लगा है? 1 आवर लगा है उसको। यानी 8 बजे चले थे और 9 बजे पहुंच गई, तो 1 आवर लगा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं। बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल थी, वो हमें बताना है कि बस की औसत चाल क्या है। तो दूरी कितनी निकाली हमने? 54 किलोमीटर निकाली है। और टाइम कितना लगा है उसको? टाइम लगा है 1 आवर का। ठीक है, अब चाल हमसे पूछी किसमें, वो देखो पहले, मीटर प्रति सेकंड में। तो ये तो किलोमीटर आया हमारा 54, तो इसको बदलेंगे मीटर में। तो मीटर को बदलने के लिए किसके 100 से क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। अब क्या करेंगे? 1 आवर दिया हुआ है तो 1 आवर, अब इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 कर देंगे कि पहले तो आवर को हमने मिनट में बदल दिया, फिर मिनट को सेकंड में बदल दिया। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। अब क्या करना है? हमें चाल देखनी है। तो चाल का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस बाय जो टाइम लगा है, जितना टाइम लगा है। तो टोटल डिस्टेंस हमारी 54 इंटू 1000 मीटर। ठीक है, इसको मीटर में बना लिया। 54 तो किलोमीटर था, तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मीटर आ गया हमारा। टाइम कितना लगा है? 3600। अब इसकी कटिंग करेंगे, यानी ये 2 जीरो से ये वाली कट गई और इससे ये काटेंगे तो टोटल लास्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 15 मीटर पर सेकंड इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे तो हम, तो क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि 15 मीटर पर सेकंड से वो बस चली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण था, एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो, यानी हमें उस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाना है? विवर्तित। ठीक है, तो उसके लिए आप कौन से दर्पण का प्रयोग करो जो आपको दिया हुआ है उनमें से? तो अवतल दर्पण, उत्तल लेंस दिया हुआ है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दिया, यानी 4 हमें दिए गए। उनमें से प्रयोग कौन सा करें कि हमें वस्तु का जो बिंब प्रतिबिंब है वो विवर्तित प्राप्त हो? तो इसमें क्या आएगा? जो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस है उससे क्या होता है? वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। पर जो हमारा दिया हुआ है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, उस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो जो बिंब है और लेंस की दूरी पे निर्भर करता है, तो उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? 66 का। 66 का हमारा आंसर आएगा अवतल दर्पण आएगा और उत्तल लेंस आएगा। कि उसकी जो जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे निर्भर करता है? बिंब की और लेंस की दूरी पे निर्भर करता है, तो उससे हम प्राप्त कर सकते हैं जैसा प्रतिबिंब हम चाहते हैं। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 66 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए।
तो खरीफ की फसल कौन सी होती है हमारी, जो जून जुलाई में तो बोई जाती है और मानसून के बाद में यानी सितंबर अक्टूबर में जिनको काट लिया जाता है, वो होती है हमारी खरीफ की फसलें। और जिनको बोया जाता है नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, वो होती है हमारी रबी की फसल। तो इसमें पूछा हमें खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में क्या आएगा, धान आ जाएगा हमारा, मक्का आ जाएगी, कपास आ जाएगा, तिल आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा, ये सब आती है हमारी खरीफ की फसल में। जैसे गेहूं, चना, सरसों, ये आती है रबी की फसलों में। कौन सा ऑप्शन है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जिसमें धान भी हो, मक्का भी हो, कपास भी हो, तिल भी हो, मूंगफली भी हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा पहले है कपास, धान, मटर और अलसी। तो मटर तो होता है रबी की फसल में, तो ये तो कट हो गया। दूसरा है धान भी दिया, मक्का भी दिया, कपास भी दिया, सोयाबीन दिया, तो ये राइट लग रहा है। बाकी पढ़ लेते हैं, चना, ये भी रबी की फसल में, ये कट हो गया। मक्का, धान, अलसी, ये भी रबी में, तो ये भी कट गया। तो क्या है 67 का सिर्फ 2 नंबर ऑप्शन है जिसमें तीन सारे ऑप्शन खरीफ की फसल के हैं, धान भी है, मक्का भी है, कपास भी है और सोयाबीन है, तो यही इसमें राइट हो जाएगा। 67 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। कथन क्या दिया है, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। दूसरा, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। तीसरा, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चार है, ये फसली पौधों पादपों से जल पोषकों स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो सही कथन बताने हैं खरपतवार के बारे में हमें। तो पहला तो नहीं आएगा इसमें कि ये फसली पौधों के आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं, तो वृद्धि में सहायता तो नहीं करते, तो ये तो कट हो गया, ये तो खरपतवार के बारे में नहीं है। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये बात भी सही है। पात की जो वृद्धि को प्रभावित भी करते हैं, यानी जो पोषक तत्व है वो तो ये खींच लेंगे सारे, तो पौधे की वृद्धि कहाँ होगी, तो वृद्धि को तो प्रभावित कर रहा है, तो ये भी राइट हो जाएगा। ये फसली पादपों से जल पोषक तत्व और स्थान भी ले लेते हैं, यानी उनके लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। जो मिट्टी में जो नमी है, जो खनिज लवण है, वो खुद ही ले लेंगे। पौधे को तो कुछ मिलेगा नहीं जो हमने बोया है, तो उसको पहुंचा रहे हैं नुकसान। तो ये बी, सी और डी तीनों ही खरपतवार के बारे में सही है, क्योंकि वो सब वही बताना है हमें, सही बताना है कि खरपतवार के बारे में सही कौन सा है। तो बी, सी, डी के कौन से ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, तो यही इसमें राइट हो जाएगा 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताजा बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुण का सही वर्णन करता है? तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या होता है, एक क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या डाल दिया हमने, Al डाल दिया, एल्यूमिनियम डाल दिया, एल्यूमिनियम की पन्नी डाल दी। अब ये क्या हुआ है, पन्नी डालते हैं, फिर इससे कोई गैस निकलती है। गैस क्या निकलेगी, आपको पता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस का क्या गुण होगा, ये जैसे ही माचिस की तिल्ली के पास में जाएंगे पोप की आवाज होगी, यानी ये जलते टाइम क्या करती है, पोप की आवाज करती है जो हाइड्रोजन गैस है। बाकी ये गंधहीन भी होती है, रंगहीन भी होती है, यानी इसका ना तो कोई गंध होती है ना कोई रंग होता है। और ये आवाज करती है, कैसी आवाज करती है, पोप की, उसकी माचिस की तीली के पास से जाए, यानी जलते टाइम कैसी आवाज करती है, पॉप की आवाज करती है। तो वही हमें बताना है, इस गैस का गुण बताना है। तो पढ़िए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा, रंगीन, रंगहीन भी है, गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली को बुझा देती है, तो बुझाती तो नहीं है, ये तो नहीं है। रंगीन गंधहीन गैस जो जलते मोमबत्ती के जलने में सहायता करेगी, तो ये भी नहीं आएगा। 3 है तीक्ष्ण गंध वाली भूरी रंग की गैस, तो ये भी नहीं आएगा। ये तीनों तो कट गए, एक भी कट गया, 2 और 3 भी, 4 बचा है सिर्फ हमारा रंगहीन गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने पर पोप ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ये राइट होगा इसमें। हाइड्रोजन गैस का गुण यही होता है। तो 69 का आ जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट। 70 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसकी जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देती है? तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, ये बात तो आपको पता है, कौन करता है, अम्ल करता है। तो नीचे कुछ ऑक्साइड दियो, ऑक्साइड क्या होता है, जिसमें O2 होगा, यानी O होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन से क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। पहला दिया है कॉपर ऑक्साइड, दूसरा दिया है आयरन ऑक्साइड, तीसरा दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, 4 नंबर पे
सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 दिया है। तो इसको क्या करना है, जो ऑक्साइड है उसको जलीय विलयन में डालना है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड को हम H2O में डालेंगे तो कौन सा अम्ल बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा। और अम्ल बनते ही क्या कर देगा, वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, तो वही हमें बताना है। तो कौन सा आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जिसको जलीय विलयन में डालते हैं तो वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी अम्ल बन जाता। तो आ जाएगा 70 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है। समाप्त होने वाला यानी जो नष्ट हो जाएगा वो कुछ टाइम बाद, ऐसा प्राकृतिक संसाधन हो गया जो नेचुरल है पर उसको समाप्त हो सकता है, उसकी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है अनलिमिटेड है, उसको बार बार हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जो समाप्त होगा वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कोयला एवं मृदा। कोयला तो ठीक है समाप्त हो जाएगा पर मृदा नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत। पेट्रोलियम तथा जल, जल नहीं होगा पेट्रोलियम हो जाएगा। तीसरा है खनिज और वन्य जीव, तो ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें खनिज भी समाप्त होने वाली प्राकृतिक संपदा है और वन्य जीव, बहुत सारे वन्य जीव तो आपको पता ही है धीरे धीरे कहाँ पे खत्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं। तो वन्य जीव भी खत्म हो रहे हैं और खनिज भी खत्म हो रहे हैं, तो यही राइट हो जाएगा। तो 71 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन। मिनरल्स और वाइल्ड लाइफ दोनों ही ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त होने वाले हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यानी विशेष स्पीसीज आपको नाम से ही पता चल रहा है कि विशेष क्षेत्रीय, जो विशेष क्षेत्र में पाया जाएगा यानी उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं कि वो उसी वातावरण में रह सकता है, अगर उसको कहीं और ले भी गए तो वो उसमें अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो समाप्त हो जाएगा, यानी वो उसी क्षेत्र के लिए ही बना है जहाँ पे वो है। तो ऐसा आपको पता है हमारे इंडिया में भी है, जो असम का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है वो वहीं पे पाया जाती है, और वो भारत का ये एक विशेष जो क्षेत्रीय जीव माना जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, अपने आवास के नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो प्रभाव तो पड़ता है। अपना आवास नष्ट होती है जीव भी नष्ट हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। ये केवल चिड़ियाघर और वानस्पतिक उद्यानों में पाई जाती है, जरूरी तो नहीं है, वो तो उनके लिए हम बनाते हैं वैसे सिचुएशन ताकि वो जीव वहां पे अच्छे से रह पाए। तीसरा है ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती है, तो ये बात सही है। कहाँ पाई जाएगी, सिर्फ विशिष्ट आवास में ही पाई जाएगी। तो 72 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों की आनुवंशिकता से संबंधित है। तो आपको पता है आनुवंशिकता के लिए जीन निर्भर है, जीनों के द्वारा आनुवंशिक जो गुण होते हैं हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरण होते हैं यानी संचरित होते हैं। और जो जीन होते हैं वो गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, तो ये बात सही है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऐसा है जो आनुवंशिकता से संबंधित है। तो पहला दिया क्रोमोसोम गुणसूत्र तथा जीन, दूसरा है क्रोमोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति, चार है कोशिका झिल्ली क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। तो कौन सा लग रहा है आपको, पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र भी दिया और जीन दिया है, गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक हमारे गुण होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो 73 को फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजनों में से जंतु कोशिका के संदर्भ पदों का कौन सा संयोजन सही है वो हमें बताना है। जंतु कोशिका के बारे में बताना है, तो आपको पता है जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, न कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। क्रोमोसोम गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, जीन भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, ये सब पाए जाते हैं, लाइसोसोम, ये सब जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है केंद्रक प्लेलिस्ट कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, नहीं कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती जंतु कोशिका में, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, तो ये तो गलत है। दूसरा है केंद्रक क्रोमोसोम गुणसूत्र राइबोसोम और कोशिका भित्ति, तो ये भी गलत है कोशिका भित्ति की वजह से। तीसरा है कोशिका झिल्ली क्रोमोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ये ठीक लग रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, क्रोमोसोम
जो गुणसूत्र है वो भी पाए जाते हैं, राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो 74 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चय पर विचार कीजिए। पहला दिया शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंड और गर्भाशय। दूसरा है हमारा अंडोत्सर्ग, अंड और अंडवाहिनी और गर्भाशय। तीसरा है शुक्राणु, वर्षण, शुक्र नलिका, शिशन। चार है ऋतुस्राव, अंडवाहिनी, अंड, अंडवाहिनी और गर्भाशय। इनमें से सही संयोजन के समुच्चय बताने हैं, यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये सब दिए हुए हैं वो सही दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन में क्या दे दिया, शुक्राणु और अंडवाहिनी दे दी। शुक्राणु पाया जाता है नर में और अंडवाहिनी पाई जाती है मादा में, तो ये तो अलग हो गए, दोनों अलग हो गए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया पहला तुम्हारा। दूसरे में अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी और गर्भाशय थे, ठीक है, ये मादा में पाया जाता है, तो ये राइट हो जाएगा। शुक्राणु, वर्षण, शुक्र नलिका और शिशन ये नर में पाए जाते हैं सारे, तो ये भी ठीक हो गया। 4 नंबर पे क्या, ऋतुस्राव, अंड, अंडवाहिनी और गर्भाशय, ठीक है, ये भी मादा में पाए जाते हैं, तो ये भी राइट हो जाता है। तो बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, सिर्फ ए हमारा ऐसा है जो गलत है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में बी भी है, सी भी और डी है। दूसरा ऑप्शन ऐसा है 75 का जिसमें ये तीनों दिए गए हैं, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 75 का 2 नंबर ऑप्शन। तो आज हमने किया साइंस के 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। जो 15 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।